अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। जहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद हों वहाँ पे फ़ैशन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। नजम वैसे इस पर नाराज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी लड़कियों से फ़ैशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा अहमद, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं राइट साइड पे ऐमन नदीम, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं, और इस तरफ अगर आएँ तो अरीबा टेक्सटाइल डिज़ाइनर। कैसी है अरीबा? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। यू वेलकम, कोई मसला नहीं। एमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल का जो मौसम चल रहा है, कैसा मौसम है फ़ैशन के हवाले से? ट्रिकी है क्योंकि ह्यूमिडिटी आना शुरू हो गई है, हवा में मॉइस्चर आना शुरू हो गया, तो आई वुड प्रेफर लॉन, लाइक एज कंफर्टेबल एज सॉफ्ट लॉन एज पॉसिबल। और उसके अलावा अगर वेस्टर्न वे में करना है तो टी शर्ट्स इज़ ऑल टाइम फेवरेट, यू फील कंफर्टेबल इन इट। और आप फॉर्मल वेयर में अगर आप उसके तरफ जाएंगे तो वो फिर का अलग टॉपिक है फॉर वेडिंग वेयर एनीथिंग, बट कैजुअल वेयर में आई विल डेफिनेटली गो विद कॉटन या सॉफ्ट कॉटन या लॉन, डेफिनेटली। अच्छा एमन, आप वेडिंग के बारे में बताएं कि अगर आजकल के मौसम में शादियां हो रही हैं, जैसे अभी खुलना शुरू हुए हैं बहुत सारे हॉल्स वगैरह, तो शादियां हो रही हैं, तो उसमें क्या पहनना चाहिए? किस चीज़ में आप कंफर्टेबल रहेंगे, या थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें जो भी पहन लें? अगर हम आजकल का सीज़न देखें तो मतलब ह्यूमिडिटी और साथ में ड्राई वेदर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि ज़्यादा एयरी हो और शेयर फैब्रिक्स यूज़ किए जाएं, तो जिसमें जैसे नेट्स होती हैं और गैंजाज होते हैं एंड प्योर फैब्रिक वी वुड प्रेफर कि प्योर फैब्रिक करें, क्योंकि जब सिंथेटिक फैब्रिक्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें एयर ब्लॉक होती है और आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि लाइट कलर्स हों और जो है शेयर फैब्रिक ज़्यादा यूज़ किए जाएँ, और उसके हिसाब से जो काम भी होता है वो थोड़ा सा लाइट रखा जाए, ताकि क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हैवी काम होता है तो उसमें आपका साथ साथ सारा बर्डन वो एक लेयर पे लेयर बनती जाती है, तो वो ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस क्रिएट हो जाती है। ऐसे शादी की उन्होंने बात की, तो शादी पे ये भी कॉन्सेप्ट होता है लाल जोड़ों का। वैसे तो आपने भी लाल जोड़ा ही पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन लाल जोड़ों से रिलेटेड फिर वहाँ पर कलर्स कोई और क्यों नहीं यूज़ होते? अच्छा, ये है कि लाल जो रेड कलर है वो बहुत ट्रेडिशनल एक माना जाता है, तो ये हर बंदे हर लड़की की एक साइकी होती है, ख्वाहिश होती है एग्जैक्टली कि वो रेड कलर ही पहने। लेकिन अब जो है चेंज आ रहा है, अब लोग लाइटर कलर्स के पीछे भी आ रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही ट्रेडिशनल माइंड्स हैं वो अभी भी जो है वो रेड कलर प्रेफर करते हैं पहनना अपने ओकेजन्स। हाँ, या ये सोचते हैं कि चलो बारात वाले दिन बारात जो है के वो दिन रेड हो जाएगा और नेक्स्ट डे जो है वो लाइट हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, कुछ मेकअप के हवाले से भी बात करनी चाहिए कि मेकअप भी इन मौसमों में बड़ा आपको सिंपल रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, और बालों में क्योंकि पसीना ह्यूमिडिटी की वजह से बालों में भी आ जाता है, तो उसके हवाले से कुछ गाइड करें। आई वुड डेफिनेटली से कि आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करें, मेक इट अ कंपल्सरी थिंग इन योर वॉलेट और एनीथिंग, पर्स स्पेशली। और आपका होता है कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, सेटिंग पाउडर, इवन कीप इट। आई थिंक लाइट मेकअप हो चाहे हैवी मेकअप हो, आप हल्का सा स्पेशली अगर लाइट मेकअप आप कर रहे हो, आपने शॉपिंग के लिए निकलना होता है इन दिनों, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट प्रोडक्ट दैट आई वुड एक्चुअली से कि हर इंसान यूज़ करे। अच्छा, इवन कलर्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो ज़रा अगर हम कलर्स पे आना शुरू करें तो कौन कौन से कलर आप प्रेफर करेंगे? आई विल गो विद पेस्टल्स, लेकिन मेरा इन दिनों आई विल से अबाउट माई टेस्ट कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्राइट कलर्स अ लिटिल बिट, क्योंकि आई फील उससे आपको फ्रेशनेस आती है, और आपका आई एक्चुअली रियली बिलीव कि कलर्स मैटर अ लॉट इन फॉर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर जो आपका होता है, वो बहुत पता चलता है कि अगला इंसान का मूड कैसा है। येलो उसको तो ऑब्वियसली हर बंदा हैप्पी मोड में आ जाता है, तो आई विल गो विद द ब्राइट कलर्स एज वेल, लेकिन पेस्टल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, वो तो हर अच्छा, जगह। एमन, अरीबा ने जो है वो बात की पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी के हिसाब से भी कुछ कलर्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो कैसे किसी को ये गाइड किया जा सकता है कि आपको ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर आप ना पहने या अवॉइड करें? एक तो टाइमिंग्स होती हैं, डे टाइम होता है, इवनिंग वेयर होता है, इस पे डिपेंड करता है कि हम कलर्स पहले उसको सजेस्ट करते हैं इवेंट को देख के। अदरवाइज़ ये होता है कि जैसे अगर बंदे की पर्सनालिटी है, ऑफिस वेयर के लिए अगर उसको कुछ चाहिए, या फॉर एग्जांपल उसको चाहिए किसी डिनर के लिए उसके लिए चाहिए, एंड हमारे ये होता है कि पहले हमारे लिए बंदे की पर्सनालिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी को इन्हांस करना
इज़ आर प्रेफरेंस। तो अगर कोई बहुत ही लाइवली सा पर्सन है, एक होता है एक शीक होता है, एक सोफिस्टिकेटेड इंसान होता है, तो वो ज़्यादातर जो हैं वो सटल कलर्स पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि न्यूट्रल टोन्स ज़्यादा वो पहनते हैं। और जैसे कि वो ब्राउन के शेड्स में भी होते हैं, वो कुछ पिंक्स के शेड में, ब्लूज़ के शेड में होते हैं, एग्जैक्टली ब्लैक एंड ब्राउन, मतलब इस तरह के शेड्स में होते हैं। अगर एक बंदा जो होता है वो बहुत हैपनिंग सा होता है या ओकेजन के हिसाब से, तो वो लोग उनके सिर्फ हमारे कलर्स नहीं, हम लोग साथ में सिलुएट को भी बहुत फोकस करते हैं। तो वो उसके हिसाब से, जैसे अगर कोई वाइब्रेंट कलर है, लेकिन वाइब्रेंट को भी सटल करना और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके साथ हम लोगों का ये होता है कि साथ में कोई एक्सेंट कलर ऐसा हो, अगर लाइटर है तो कोई वाइब्रेंट कलर हो उसके साथ, और अगर वाइब्रेंट है तो हम लोग एक्सेंट्स में जो हैं वो सटल पेस्टल्स और इस तरह के एग्जैक्टली उसको लोगों को ये अवेयरनेस देने की कितनी ज़रूरत है कि आप किसी डिनर पे जा रहे हैं, आप किसी लंच पे जा रहे हैं, आप किसी स्पोर्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो है वो वेयर अप होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। लोगों को अक्सर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि जैसे अगर कोई डिनर है तो वहाँ पे आप जैसे कहते हैं, आप वहाँ वैसे बेसिकली अगर हम फैशन को देखें या स्टाइलिंग को देखें, स्टाइलाइजेशन, तो उसमें डिनर्स पे आप जीन्स नहीं पहन के जाते, डिनर्स पे आप टी शर्ट्स नहीं पहन के जाते, आपको ड्रेस शर्ट्स हों या आपके फॉर्मल पैंट्स हों, ट्राउज़र्स हों या कोई ड्रेस हो, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रेफरेंस होती है, इसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होना चाहिए। एंड अगर जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स है या कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको वेदर के हिसाब से, जो आपके इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर आपकी धूप पड़ रही होती है तो आपकी फिर टी शर्ट्स आपके काम आती हैं, फिर आपकी वो जो नॉर्मल अगर आपके बरमूडाज हैं या आपकी जो जीन्स हैं उस तरह की चीज़ें होंगी, तो आप क्योंकि जब इस तरह की, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है किसी एक स्पोर्ट्स में रहना, एक गेम देखना। हम वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पहला सेगमेंट है पर्सनल ग्रूमिंग, और आज पर्सनल ग्रूमिंग में क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो देखिए। वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नो, नॉट वेल, यू आर डूइंग ग्रेट। ग्रेट इज़ अ गुड वर्ड टू यूज़ देन सेइंग कि आई एम डूइंग फाइन। अब देखें कि एक लफ्ज़ के बदलने से आपकी फीलिंग बदल जाती है। आपसे कोई पूछे कैसे हो, आप कहाँ ठीक हूँ, कैसे हो, बेहतरीन हूँ, बहुत कुछ बदल गया एक पॉजिटिव वर्ड के इस्तेमाल से। मैं हूँ फसी मेहता, आपका होस्ट, और मैं आपके पास लाया हूँ आज के एपिसोड में एक समरी, जो हमने इस हफ्ते बातें डिस्कस की इमोशनल इंटेलिजेंस पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे, ओपन एंड ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, और कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर कैसे उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, कैसे एम्पैथाइज करेंगे। तो आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने क्या सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 एरियाज में अगर मैं इसे डिवाइड करूं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो पहली है सेल्फ अवेयरनेस। हर चीज की शुरुआत पहले अंदर जान के होती है। अपने आप को जानिए, अंदर झांकिए, और उसमें क्या है जो आपने देखना है। सबसे पहले कि आपके रिएक्शंस क्या हैं, आप किस चीज पे फौरन एक रद्द-ए-अमल देते हैं, क्यों देते हैं। जब आप लिखेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, रात को सोने से पहले देखें कि आज मैंने क्या क्या किया, किससे मिला, क्या डिसीजंस लिए, और मैंने अगर अपने जज्बात पे काबू नहीं रखा तो मुझे क्या करना है। पर वो जज्बात उभरते क्यों हैं, वो कैसे मैं एकदम से खो बैठता हूँ अपने आप को, उस ट्रिगर पॉइंट को, कि अगर किसी ने ये बात की ना तो मेरी तो फिर की हिल जाएगी। वो जो ट्रिगर है ना, वो जो ये वाली बात है, उसे जहन में बिठा लें कि जब ये होना है और मैंने ऐसे रिएक्ट करना है, रद्द-ए-अमल देना है, मैं पहले से ही अपने आप को तैयार रख लूँ कि ये बोलेगा या ये होगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। ये क्या हुआ, ये सेल्फ अवेयरनेस के बाद वाली स्टेज है, सेल्फ मैनेजमेंट। कि पहले तो आपने ये जाना कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, आपके इमोशंस कौन से हैं जो जिसमें आप बह जाते हैं और कुछ गलत कह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इर्द गिर्द, आपके बिजनेस, आपकी जॉब या आपके टीम या आपकी कंपनी या आपके कस्टमर्स पे आ सकता है। तो आप पहले तो अवेयर हो गए, जानने की कोशिश की कि क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, फिर उसको मैनेज करना सीखेंगे आप। तो पहले वाले स्टेज में और दूसरे में, दोनों में
जर्नलिंग मैंने पहले बोला, जिसे आप रोज़नामचा कह सकते हैं, आप अपनी जो डायरी मेंटेन करें, हेल्प करेगी। मेडिटेशन हेल्प करेगी, माइंडफुलनेस हेल्प करेगी, बहुत सारी और टेक्निक्स मैंने आपसे पहले डिस्कस की। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मैनेजमेंट जब आपने सीख ली तो अब आपका अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। आप फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड अचीव करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें एक और पहलू इन्वॉल्व हो जाएगा, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है सोशल अवेयरनेस। बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस। इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जज्बात को जानना, उनकी सोच को भी जानना, क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। अगर मैं कुछ बोलूँ, मैं किसी चीज़ पे रद्द अमल दूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इन पे, आप पे। और उसके बाद अगर मैंने फौरी तौर पे रिएक्ट किया या लेट किया तो ये क्या समझेंगे मेरे बारे में। अब आपने जब उनको सोचा तो आप अपने रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करेंगे और वैसा ही जवाब देंगे, जिससे आपको वो इंटेंडेड आउटकम मिले जो आप चाहते हैं कि इस कॉन्वर्जेशन में होना चाहिए था, इस मीटिंग में होना चाहिए था। तो चूंकि अब आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, आपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखा, लोगों को देखा, उनकी परसेप्शंस देखी, उनकी इमोशंस देखी, उनके थॉट प्रोसेस को देखा और उसको एनालाइज करके अपना जवाब फ्रेम किया, अपनी पेस को एडजस्ट किया, तो अब एक रैशनल डिसीजन निकलेगा इसमें से। और इसी वजह से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सोशल अवेयरनेस के बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो तो सेल्फ मैनेजमेंट थी, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अब आपको चूंकि अपने बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में पता है, ट्रिगर्स का पता है, और आपको लोगों के इमोशंस और रिएक्शंस और थॉट्स का पता है, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आप कॉन्शियस हो गए हैं उनके बारे में, तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, अब आप उसको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोगों से आपने इंटरेक्ट करना है। और अमूमन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होता है। तो जब आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेहतर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स बेहतर करेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे डिसीजंस ले रहे होंगे, प्रोडक्टिव डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, अपने इदारे में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना, सेल्फ मैनेजमेंट पे जाना, सोशल अवेयरनेस को देखना और उसके बाद सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना। मैं आपको इसकी अगर एग्जांपल दूं तो इसमें एक बहुत चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हर वक्त आप किसी शख्स से आप समझें कि अनॉयड होते हैं, चिढ़ खाते हैं। दफ्तर में कोई शख्स पसंद नहीं है, या वो कोई ऐसी बात करता है या करती है या हरकत करता है जिससे आपको फ़ौरन चिढ़ चढ़ती है, और उसको भी अब पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे अनकंफर्टेबल कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को ट्रेन करें कि अब अगर इसने आके कुछ कहा तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, व्हाट इज़ द वर्स्ट, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिएक्ट किया तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपके ज़हन में ये भी आएगा, नहीं तो वे तो फिर मेरी साख और मेरी इज्जत ख़राब होगी। बल्कि ऐसा नहीं होगा। लोगों से पूछ लेंगे क्या मैं ऐसे करूँ तो मेरी इज्जत में कोई हर्फ आएगा, यकीनन नहीं आएगा। लेकिन जब आप उस शख्स को वो रिएक्शन नहीं देंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो खुद अपना रिस्पॉन्स चेंज करेगा, वो किसी और तरह से रिएक्ट करेगा। अब आप उसके माइंड से सोच रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग इन हिज हैंड्स एनी मोर। सो आप बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस में ऐसे चार्ज ले सकते हैं, आप एक बेहतर निगोशिएटिंग पावर रख सकते हैं। और ये एक डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसमें मैं जिक्र कर दूं। सबसे पहली चीज़ है, आपने कुछ भी डिसीजन लेना है, लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट में एक फीचर ऐड करना है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डिसीजन क्या चाहिए। अगली चीज़ क्या होगी कि आप देखेंगे कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेट्स मौजूद है या सिर्फ यही डिसीजन है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट भी है। हमारे कंपनी में हमने इम्प्लीमेंट करना था आपका गेट कीपिंग सिस्टम कि जब आप अंदर आएँ तो आपने अटेंडेंस लगानी है, और वो फेशियल रिकग्निशन या आइरिस स्कैन से भी हो सकती है, थंब से भी हो सकती है, कार्ड से हो सकती है। पर उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हमने ये अनाउंस किया कि अब हम बायोमेट्रिक्स लगाने जा रहे हैं और गेट पे वो आपका एक फेशियल स्कैनर होगा, तो सबसे पहला रिएक्शन आया, अब आप हमारी तस्वीरें लेंगे, अब आप हम पे जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो ट्रस्ट नहीं करती हम पे। तो ये तो गलत था। तो अब हमने एनालाइज किया कि ये हमारी इंटेंशन तो नहीं थी। हमारी इंटेंशन तो शायद
सिक्योरिटी को बेहतर करना था। हमारी इंटेंशन तो एक सटल सा नज देना था कि हमारे पास कोई चीज़ तो हो जो इतने सारे स्टाफ को ट्रैक कर सके, लेकिन शायद उसका जो इमेज गया, जो पोर्ट्रे हुआ, वो ऐसे हुआ कि अब ये सख्ती करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले देखा कि अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं। जो अल्टरनेट मेथड्स हैं उसमें किसी का दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कोविड आ चुका था और हमने कहा कि वो तो लाजमी नहीं है, सो लिहाजा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम सिक्योरिटी को बेहतर कर रहे हैं। लोगों के साथ बैठे, उन्हें समझाया, उनकी बातें भी सुनी। आसान तरीका था कि कहते बस ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, आपकी मर्ज़ी है। तो आप समझते हैं कि क्या वही लोग जो आपके साथ काम करते हैं उतना ही प्रोडक्टिव काम करेंगे जब वो ये सोचेंगे कि हम पे तो डिसीजन थोप दिया जाता है, हमारी तो इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। दो किस्म के हैं ना डिसीजंस, एक तो अथॉरिटेरियन है कि मैंने कह दिया सो कह दिया, और एक है डिसीजन जिसमें बहुत डेमोक्रेटिक है, जिसमें हर एक की कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें ओनरशिप भी बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि वो बॉटम अप ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। टॉप डाउन डिक्टेट होते हैं पर बॉटम अप अचीव होते हैं। तो अब क्या होता है कि अब बॉटम अप वो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं, आप मिल के बना रहे हैं वो गोल, वो स्ट्रैटेजी। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा जो रोल है वो है सबकी आरा को सुनना और हर राय को, हर ओपिनियन को, हर ऑल्टरनेट सोल्यूशन को एक वेट असाइन कर दें कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, ये करूँ तो क्या होगा, अगर हम ये नहीं करते तो हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। उसके बाद फिर कोई डिसीजन ले लें और डिसीजन टाइम पे लें और डिसीजन के बाद उसे एवेल्यूएट करें, उसे रिव्यू करें कि क्या ये सही डिसीजन था। देखिए, आप मेजर करेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे और अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो आप अगला डिसीजन उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में बेहतर ले पाएंगे। लोगों से भी राय लें लेकिन उसके ऊपर भी लें कि क्या जो ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी का या अटेंडेंस को बेहतर करने का या ट्रैक रखने का, मूवमेंट का, क्या वो हमने अचीव कर लिया इससे, क्या इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शंस थी वो बेहतर थी या नहीं थी। तो आप हाइंडसाइट में एवेल्यूएट करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी ये जो इस वीक की पूरी एक सीरीज़ थी, इमोशनली इंटेलिजेंट होने पे, अपनी जहनी काबिलियत के साथ साथ अपनी जज्बाती काबिलियत पे काबू रखने के लिए एक बेहतर सक्सेसफुल प्रोफेशनल आप कैसे बन सकते हैं, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और अगर आपने इसको आजमाया या नहीं आजमाया या कुछ और आजमाया जिससे आपने बेहतर महसूस किया अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, तो हमें अपनी राय से और अपनी सजेशन से और इनपुट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ फसी मेहता, आपका होस्ट। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। रीबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि फ़ैशन ट्रेंड्स क्या हैं और इन्हें फॉलो करना क्या बहुत इम्पोर्टेंट है? इन दिनों तो आई विल से कि फ़ैशन ट्रेंड्स ना ज़्यादातर ड्रेसेस में ज़्यादा निकल रहे हैं, स्कर्ट्स में ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि फ्लोई ड्रेसेस एंड ब्रीदेबल जितना आपको मिल सके आपको स्टफ़, आई थिंक वो ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। एंड व्हेन यू से फॉलोइंग द ट्रेंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, पर्सनली I think it's important to some extent. You should keep in mind whether or not you can carry it or not. I think मेरे लिए ना, in order to carry a dress, it's really important. You cannot just wear something and you don't know how to maintain it and how to carry it. Does it look good on you? Is it matching your personality? Is it matching your color complexion? Or anything of that particular body type, anything. पूछा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेंड फॉलो करें और वो चीज़ आपको सूट ही ना Exactly. वही बात है कि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप उसको मिसमैच करके आप कर सकते हैं। बट आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि आप उसको ना टेक वन स्टेप एट अ टाइम, कि आप देखें, ट्राई इट ऑन। ये नहीं डर के नहीं बैठना कि बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, अच्छा नहीं लगेगा मेरे पे, बट ट्राई इट ऑन, मे बी गिव इट अ शॉट, अच्छा लगे तो डू गो विद इट, मेक अ लिटिल चेंजेस इन इट, अपने आप से थोड़ा चेंज करें उसको, कि थोड़ा एंगल्स का स्टिचिंग चेंज कर दें, मे बी लुक गुड, बट अब हो सकता है। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि लोग महंगे कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन उनको कैरी नहीं करना आता, चाहे ये हम लोग मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, ये कैरी करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे, जब हम लोग एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं या ओवरऑल जब भी कोई ट्रेंड या कोई फैशन आता है जो हम कहते हैं कि अब ये स्टाइल चल रहा है, तो वो बेसिकली ये नहीं होता कि बस जो भी आया वो आपने पहन लेना है। आपने अपने आप को देखना होता है, स्पेशली जो भी फैशन आता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज का जो कुछ भी चल रहा है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है,
It's actually about getting yourself comfortable in your own skin. आपके जो आप अपने आप में जब कॉन्फिडेंस होगा आपके, आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो आप कैरी कर सकते हैं एक चीज़। अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह पहन लेते हैं, जैसे महंगे कपड़े तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नो हाउ नहीं होती कि उसको वो खुद कॉन्फिडेंट हैं उसको पहनने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि दूसरे ने पहना है। दूसरे ने पहना है और एक ट्रेंड चल रहा है तो बस मैंने भी वो चीज़ पहन लेनी है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पहनने के लिए पहले। और अभी भी जो आ रहा है, अगर जो भी स्टाइल आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं, जैसे हमारे अगर हम लोग फुटवेयर में ही देखें तो जो ट्रांसपेरेंट शूज़ आ रहे हैं, स्ट्रैप्स आ रहे हैं, वो भी ये क्या होता है, आप अपनी स्किन को शो कर रहे हो, आप अपने कॉन्टोर्स शो कर रहे हो बेसिकली। तो आपके लिए उसका कॉन्फिडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को अच्छा समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसमें शाई फील करते रहेंगे तो आप फिर उसको सही से कैरी नहीं कर सकते। अच्छा, बाज़ों का ये होता है, जिस तरह इन्होंने फुटवेयर की बात की कि कपड़े तो आप अच्छे पहन लेते हैं, आप उन्हें कैरी भी कर लेते हैं, लेकिन आपका मेकअप, आपके फुटवेयर, आपकी एक्सेसरीज, आपके बाल उनके साथ मैच नहीं कर रहे होते, तो तब भी आप अच्छे नहीं लगते। तो कैसे ये डिसाइड किया जाए कि आज कैसे बाल बनाए जाए, आज क्या पहना जाए? बहुत सारी चीज़ें। इस सवाल का जवाब नहीं लगता किसी लड़की के पास होगा क्योंकि सब एक्सपेरिमेंटेशन होती है। लेकिन अगर आपने ब्राइट ड्रेस पहना है किसी ब्राइट कलर का, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद न्यूट्रल। आप उसके ऊपर न्यूट्रल, अपना लिपस्टिक, आप उसका शेड अपना न्यूट्रल लगाएं, अपनी नेल पॉलिश, नेल पेंट आप वो करें, एंड कीप योर सेल्फ लाइक, मैं तो कहती हूँ अपनी हाइजीन का सबसे पहले ख्याल रखें। कीप योर सेल्फ, एक कोट है एक्चुअली, अ गुड लुकिंग मैन इज़ बेटर देन अ मैन हु इज़ नॉट डर्टी लुकिंग। तो मतलब आप उसको उस चीज़ पे नहीं लेके जा सकते, आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और आप उसको कैरी करना चाह रहे हो, वो नहीं होगा। ऑयली बालों के साथ आप तो जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रेट करें, डेड स्ट्रेट कर लें, जिनके नेचुरल कर्ल्स हैं, तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि उनको कॉन्फिडेंट आप उसी अपनी चीज़ को आप उसको आगे लेके चलें कि हाँ, आई एम गोना टेक केयर ऑफ देम, और उसी को आपने उसको अच्छा सेट करें, टेक केयर ऑफ, लाइक हाँ, इसके लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करें आप अच्छे। अच्छा, और अब आ जाते हैं फुटवेयर की तरफ। फुटवेयर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाते हैं, आई थिंक सबसे पहली नज़र आपकी उनके जूतों पे ही पड़ती है कि हाउ दैट पर्सन इज़ वेयरिंग, कैरिंग अ शू, इवन दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। कि ये ना कि हील का जूता पहन लिए 6 इंच का, लेकिन चला नहीं जा रहा आपसे, इस तरह नहीं करना। लेकिन ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस आप मैच कर लें, आपके हर किसी के पास तो आई गेस ब्लैक शू तो है ही है क्लोजेट में। एग्जैक्टली, वो है ही। हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि ब्लैक जो है वो कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं देता। आप किसी भी जगह पे पहन के जा सकते हैं। बिल्कुल, ब्लैक इज द ऑल टाइम फेवरेट। इवन के क्लासिक्स माने जाते हैं, ब्लैक जो है वो क्लासिक है, इट्स अ क्लासिक। और प्लस इवन के जो थोड़े हमारे हेल्दी वुमेन है, दे एक्चुअली लुक वेरी स्लिम शेड एंड स्किनी। अब इस पे अगर आते हैं, इस पे बात करते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया। अगर इस पे बात की जाए कि आप कैसे कपड़े पहने अगर आप फैट हैं, और अगर आप वो कहते हैं ना कि बिल्कुल श्रिंक आपकी बॉडी है, तो फिर वो लेयरिंग के साथ आपने कैसे खेलना है, कैसे आपने ये दोनों के लिए, मैं ज़्यादातर वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मेल को भी प्रॉब्लम है और फीमेल को भी। अच्छा, अगर हम लोग जैसे वही बॉडी कॉन्टोर्स की बात आ गई है कि अगर कोई बल्की है या कोई पतीत है, तो हम लोग उनको किस तरह मैनेज करते हैं। ये होता है कि अगर कोई इंसान बल्की है तो हम लोग उनके बॉडी को डिविजन्स में कंसिडर करते हैं। जैसे अगर बंदा कोई अपर बॉडी बल्की है तो हमारा उस पे जो है ना वो नैरो अप चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक डायगोनल स्लांट सिलुएट होनी चाहिए इस तरह कि जो यहाँ से नैरो हो एंड देन यहाँ नीचे से नैरो एंड ऊपर से ब्रॉड हो रहा। अगर कोई पतीत है तो, और अगर कोई ब्रॉड है या कोई किसी के बल्की है, तो उसमें हम लोग उन लाइंस को लाना, वर्टिकल लाइंस को लाना, डिविजन्स रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर अंदर की भी अगर हम देखें, जैसे अगर किसी ने जैकेट पहना है, कोट पहना है, तो आप अंदर ज़रा डार्कर कलर्स भी पहन सकते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा कॉन्टोर्ड लगेगी। और बाहर अगर आपने ओवर कोट पहना हुआ कोई भी, तो अगर कोई बल्कि है तो वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं, वो थोड़े से लॉन्ग कोट्स पहने तो वो ज़्यादा उसमें सही लगता है, स्मार्ट लगता है। इवन आपने उन लोगों के बारे में तो बताया है जो बल्की हैं या जो ब्रॉड हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हैं उनके, उन लोगों के बारे में भी बताएं जो बहुत ही थिन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को सूट नहीं करती। जैसे साड़ी के बारे में कहा जाता है कि जो बहुत ही थिन या स्लिम फिट लड़कियां होती हैं उन पे साड़ी अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, साड़ी का ये है, साड़ी के बहुत से तरीके हैं बांधने के। साड़ी अगर जैसे अगर कोई पतीत है तो वो थोड़ी अपनी साड़ी लोअर और थोड़ी सी आर्च्ड बांधता है अपनी, तो वो आपकी थोड़े से कर्व्स ज़्यादा फील होते हैं, आप ज़्यादा इन्हांस होते हैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर। तो आप साड़ी के जैसे अब बहुत से तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं या इंडियन साइड इंडिया से जो आए हुए हैं, तो आप अगर एक रैप इस तरह कर देंगे वो उससे आप पतीत लगेंगे। लेकिन अगर आपकी साड़ी इस तरह नीचे को इस तरह जा रही होगी, यहाँ से ऊपर होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नैरो डाउन होकर आपने बांधी होगी, तो वो ज़्यादा उसमें इंसान जो है वो नॉर्मल जो एक वैसे हम ये नहीं कहते कि कोई एक आइडियल साइज़ होता है किसी भी इंसान का, कि ये मेरे अकॉर्डिंगली जो है ये बहुत ही रेसिज्म है कि अगर आप कहें कि एक ये स्पेसिफिक साइज़ है, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे मॉडल्स को भी ट्रेन किया जाता है, कुछ भी वो चीज़ नहीं होती। आपकी अपनी बॉडी, हर बंदे की डिफरेंट बॉडी होती है, उसके हिसाब से आपको जो है वो ठीक, करना चाहिए। यहीं से वापस आएंगे और बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है बॉडी की, तो हम फिटनेस पे जाएंगे और फिटनेस पे देखेंगे कि आज हमें क्या सिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड। और आज का एपिसोड भी फीमेल स्पेसिफिक है, हमारी ख़वातीन के स्पेसिफिक है, और ये टॉपिक है अराउंड सिजेरियंस, सी सेक्शन। और आजकल अनफॉर्चुनेटली हर बर्थ, आई मीन अराउंड मैंने जितना स्टडी किया, अगर आई लुक एट द इस्लामाबाद की पॉपुलेशन, तो अराउंड 80-90% ऑफ द डिलीवरीज जो होती हैं वो सी सेक्शन से होती हैं। मतलब आपका स्टमक कट गया, अब उसके बाद क्या करें। और इसके बाद बहुत सी ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि जी क्योंकि मेरा स्टमक का कट हुआ है, और अब उसके बाद इतने उनके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं कि उनका वो स्टमक एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हील होना एक प्रोसेस होता है, और हील के बाद उसको बिल्ड करना एक प्रोसेस होता है, और बिल्ड करके उसको सकन करना एक प्रोसेस होता है। तो इन सारे मरहलों के ऊपर हम बात करेंगे, हमें क्या करना है उस प्रोसेस में। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक प्रोसेस एक बहुत एक आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस से फीमेल बॉडी जाती है वाइल डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद तो आई मीन विद अ सी सेक्शन ये भी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। सो पेशेंस इज़ द की, सब्र इज़ द की। बहुत सी फीमेल्स वी हैव सीन इट, बहुत सी फीमेल जो 2 हफ्ते बाद ही आई होती हैं, मुझे कुछ करो, मैंने इसको कम करना है। आप पहले इसको हील तो होने दें। ये सब अंदर सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ कटा हुआ है, इसको आप जुड़ने तो दें, पहली बात। सो प्लीज़ पेशेंस इज़ द की। मत परेशान ना हो। पहले तो बहुत सी फीमेल्स इसको साइकोटिक हो जाती हैं इस बारे में कि मैंने बस कुछ करो, मुझे हफ्ता हुआ है, मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ, 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे नहीं पता, गिव मी समथिंग, मुझे कोई वर्कआउट बताओ, मुझे कोई ऐसी एक्सट्रीम डाइट बताओ जिससे जो है ये हील हो जाए। तो ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ enjoy that process, relax during that process, just let it go during that process। मगर जैसे ही आपका डॉक्टर अलाउ करे, there are some workouts जिससे आप अपने स्टमी एरिया को बिल्ड कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और इसको टाइटन कर सकते हैं। तो हम आपके साथ कुछ वर्कआउट्स शेयर करेंगे, आपके साथ कुछ न्यूट्रिशन के टिप्स शेयर करेंगे। स्टे राइट हियर एंड विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वी आर बैक। और हम जिस तरह आपसे बात कर रहे थे कि हम आपके साथ आज शेयर करेंगे फीमेल्स की वो वर्कआउट, पर्टिकुलरली फीमेल जो उनका सी सेक्शन हुआ है और उनका सिजेरियन हुआ है, अब उनका स्टमक यहाँ पे देयर इज़ दिस इंजरी गोइंग ऑन, और अब उस सूरत हाल में उनको क्या कर सकती हैं वो अपने आप को दोबारा टोन अप करने के लिए। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है इन ख़वातीन का जो काफ़ी वरिड होती हैं अपनी दिस प्रोसेस से गुजरने के बाद अपनी लुक्स के ऊपर। सो मेरे साथ हैं साकिब अगेन और साकिब हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हमें वर्कआउट्स जो आप सेफली घर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जितने भी फीमेल्स हैं आउट देयर जिनकी डिलीवरी हुई है, बेबी हुआ है, अब देखें हम ना दूसरे हफ्ते ही सुन रहे होते हैं मुझे कुछ बताओ, मुझे जल्दी कुछ बताओ, कुछ वर्कआउट्स बताओ, कुछ करो, मैंने इसको कम करना है, प्लीज़ रिलैक्स, प्लीज़। देखें आपने एक बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आप गुजरे, आपकी बॉडी के ऊपर के साथ वो हुआ है जो कभी भी नहीं हुआ उसके साथ, तो इसको हील करने के लिए टाइम दें। मत इस परेशानी में जाएं कि अभी हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मत इस परेशानी में जाएं प्लीज़, क्योंकि आपके ऊपर आपकी बॉडी ने एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस इंड्योर किया है। सो जब तक आपका डॉक्टर आपको, एंड दैट इज़ प्रॉबेबली 6 हफ्ते लगते हैं, कुछ लोगों को 8 हफ्ते लगते हैं, 6 to 8 वीक्स बाद अक्सर डॉक्टर्स भी क्लियर कर देते हैं कि हाँ अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो एक माइल्ड एक्टिविटी स्टार्ट करें, अपने आप को दोबारा अपनी
शेप को रिक्लेम करने के लिए, अपनी हेल्थ को रिक्लेम करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी नहीं करनी और परेशानी नहीं करनी, और पेशेंस का थोड़ा सा मुजाहिरा करें। दूसरे हफ्ते मत परेशान हो, जस्ट लेट इट गो, एंजॉय दैट 2 महीने पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम। और राइट, अब आ गए हैं जी, अब आप क्या कर सकते हैं। लेट्स से आपको 6 से 8 हफ्ते हो चुके हैं, अब आप स्लोली अब देखें आपकी बॉडी ने, पर्टिकुलरली दिस टमी एरिया ने बड़ा कुछ इंड्योर किया है। अब हम इसको स्लोली एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने कोर को एक्टिवेट करना है, अपने स्टमक। उसके लिए बड़ा एक आसान तरीका, हमने अपने टमी को हमेशा टक इन रखना है, खींच के रखना है। और इसको ऐसा रखना है कि देखें, मैं अपने आप को साथ पंच भी मार रही हूँ और आई डोंट नो कैमरा में आवाज़ आ रही है मेरे पंचेस की, और राइट पंचेस की आवाज़ भी आ रही है, बट मैं बोली जा रही हूँ और मेरी बात ख़त्म, लाइक कोई इसमें मसला नहीं आया। तो लाइक क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो मसल हैं मैंने उसको खींचा हुआ है, मैंने सांस नहीं रोकी हुई, मैंने इस मसल को खींचा हुआ है, टाइट रखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि हमने इस लेवल पे जाना है कि हम सांस ना रोकें अपनी, हम अपने स्टमक के, अपने पेट के, अपने एब्स के मसल को टाइट रखें और हमारी बात भी करते हुए कोई मसला ना है। सो हमने इस लेवल पे लेके जाना है। तो होगा क्या ये कि आप पूरा दिन जब आप खड़े हैं, आप खड़े हैं, आपको टेंशन हो रही है, यार मेरा जो है पेट का साइज़ ज़्यादा हो गया है, मसला हो गया है, लूज़ हो गया है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ना अपने इंटरनल मसल को आपने सक इन करना है, सांस नहीं रोकनी, इसको टाइट रखना है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आई डोंट नो बचपन में होता था, मेरे बचपन में होता था, वो ना पंचिंग करते थे, वो कहते थे स्टमक टाइट करो, एक दूसरे को हम पंचिंग करते थे स्टमक टाइट करो। तो आपने इसको टाइट करना है कि पंचिंग रिसीव करने के लिए ना आपने अपना स्टमक रेडी कर लिया। मुझे कैमरा में मुझे बताया जा रहा है कि आवाज़ आ रही है मेरे पंचेस की, बट मेरी स्पीच नहीं रुकी, मेरी स्पीच जारी है। और राइट, हमने यहाँ पे जाना है। सो लेट्स गो, हमने इसको टाइट रखना है। ये टिप है। टीवी देखते हुए आपको टेंशन आ जाए कि ओह शिट ये क्या हो गया, ये मेरे स्टमक को मसला हो गया, बस सक इट इन, 5 सेकेंड्स होल्ड करें, 5 4 3 2 1, लेट इट गो। 5 सेकेंड्स होल्ड करें, टाइट, लेट इट गो। 5 सेकेंड्स होल्ड करें, टाइट। पूरा दिन इसको आप करते रहे, हर वक्त उठते बैठते, बेड में हैं, चेयर पे बैठे हैं, कहीं पे भी हैं, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको दिमाग को पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने पेट के साथ। और ये जो आप करते रहेंगे थ्रू आउट द डे, तो आप अपना बहुत ज़बरदस्त सा एब्स एरिया बिल्ड करेंगे। आई एम टेलिंग यू, आई डू इट। मुझे एब्स के वर्कआउट सबसे ज़्यादा नापसंद है, मगर थ्रू आउट द डे मैं ये करती रहती हूँ। सो इट्स बिल्कुल स्ट्रेट, आई एम टेलिंग यू, इट्स बिल्कुल स्ट्रेट। और उसकी एक मेजर वजह ये है कि मैं अपनी कोर एक्टिवेशन के ऊपर बस मैंने एक्टिवेट रखा होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके एब्स शेप में हो, आप चाहते हैं कि आपका स्टमक शेप में हो, इसके अराउंड कोई फैट ना हो, आपने अपने एब्स को एक्टिवेटेड रखना है। सो पहली टिप तो ये होगी। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम वर्कआउट क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, हम कुछ भी कमर के बल लेट के नहीं वर्कआउट करेंगे और कुछ भी हम प्लैंक्स की तरफ नहीं जाएंगे। पहले 2 हफ्ते हम स्लोली स्टार्ट करेंगे और हम करेंगे स्टैंडिंग एब्स, खड़े होकर हम एब्स का वर्कआउट करेंगे। अब आपने अपना स्टमक जो है आपने सक इन रखना है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से सक इन रखना है कि आप पंच रिसीव करने के लिए रेडी हैं। ओके, और इसके साथ हम करेंगे वर्कआउट। साकिब हमें वर्कआउट डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। साकिब आप सेंटर में आएंगे। और राइट, पहले सिंपल सामने कैमरे की तरफ फेसिंग। फर्स्ट वील डू इज़ वेरी सिंपल, और हम करेंगे हाथ ऊपर, ऑल्टरनेट हाथ ऊपर और लेके जाएंगे और घुटना, यस, ऑल्टरनेट हाथ ऊपर, घुटना टच एंड कम बैक। अब ये करते हुए जो आपने अपना स्टमक देखे, आपने अपना स्टमक टाइट रखना है। तो क्या हो रहा है, ये क्रंच है, स्टैंडिंग क्रंच है। वो जो हम लेट के करते हैं ना, ये स्टैंडिंग है। अब आप स्टैंडिंग करेंगे तो आपकी कमर पे प्रेशर नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा हम कमेंट्स सुनते हैं, पर्टिकुलरली जिन खवातीन का सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, कि कमर में भी ठीक ठाक मसला चल रहा होता है। भाई ये इतना आसान काम नहीं है। तो स्टैंडिंग जब आप एब्स करेंगे, अब ये देखें आपने स्टमक टाइट करना है, या आपने अपने दिमाग में करेंगे। आपको पता होगा कि यार मैंने इसको ऐसा टाइट पकड़ा हुआ है कि कितना ज़ोर से भी कोई मुक्का मारे मैं मुक्का खाने के लिए रेडी हूँ। और आपने साथ में जो है टाइट पकड़कर आपने इस तरह एब्स किया। एक वर्कआउट हुआ है ऑल्टरनेट, इसमें आपने अपने स्टमक को यहाँ से ऐसे हिट किया, यहाँ से ऐसे हिट किया। अगेन हाथ ऊपर एंड वी गो फॉरवर्ड कम एंड देन वी गो लेग लिफ्ट। ऑलराइट, स्लोली 1 2, आराम से हम करेंगे, बिल्ड करेंगे। अगेन हम क्या करना है, इसको टाइट रखेंगे, अपने पेट को टाइट रखेंगे और हम क्रंच करना है। वही चीज़ जो हम लेट के करते हैं, जब आप खड़े होकर करेंगे ना, आपकी कमर पे प्रेशर नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप लेट के करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मगर शुरू आपको बिल्कुल आराम से करें, बेबी स्टेप्स में करें। मत अपने आप को
प्रेशराइज करें। ओके, सिमिलरली अब हम करेंगे साइड्स के लिए। सिमिलरली हम जाएंगे ऑल द वे हैंड्स अप और हम जाएंगे साइड पे जो घुटना है। सो हमने अपने पेट के एरिया को हमने टाइट रखा हुआ है और ये हम हिट कर रहे हैं इस साइड को। लेट्स गो सादिक। ऑलराइट, इस एरिया को टाइट रखेंगे और यहाँ से हम हिट कर रहे हैं अपने साइड हैंडल्स को। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है फीमेल्स का भी, मेल का, हर एक का होता है कि यार ये मुझे साइड हैंडल नहीं पसंद, इनको कुछ करो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना स्टमक टाइट पकड़ना है। अगेन मैं बार बार करके दिखा रही हूँ। साकिब, कैन यू डू दिस? आप खुद कर सकते हैं अपने साथ, है ना? लुक एट दिस। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो इतने ज़ोर से आपने ना, क्या आप रेडी हो पंच खाने के लिए? आप रेडी हो? मगर मेरी स्पीच नहीं ख़राब हो रही, मैंने सांस नहीं रोका हुआ, मैं बोल रही हूँ, सब ठीक है। मैंने इधर से इसको एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये सीखना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो स्टैंडिंग हम डिफरेंट जल्दी से एक माइंड अप कर लेते हैं। और राइट, वी गो स्टैंडिंग। इसको टाइट रख के हम करेंगे लेग रेजेस। यस, हम करेंगे लेग रेजेस। हम करेंगे ऑल्टरनेट नी टू एल्बो टच। यस, और हम करेंगे ऑल्टरनेट बैक साइड टचेस। इस तरह एक और भी 2-3 आप ऐड कर सकते हैं वर्कआउट्स इसके अंदर। स्टैंडिंग। और अगर हम यहाँ पे आएंगे, सोचें आपने एक बॉल पकड़ा हुआ है और बॉल ट्विस्ट कर रहे हैं। आपने एक बॉल पकड़ा हुआ है और आपने दूसरी लेग से ट्विस्ट किया। अगेन ये देखें, आप पूरा अपने एब्स को स्टैंडिंग हिट कर रहे हैं। और राइट, ऑन द अदर साइड अगेन साकिब। और ये हम कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑन द अपर साइड। और राइट एवरीबडी, थैंक यू सो मच। द थिंग इज, सी सेक्शन, सिजेरियन बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। इसके बाद स्लोली 6 से 8 हफ्ते बाद अगर आप वर्कआउट शुरू करें और पेट के वर्कआउट कुछ करना चाह रहे हैं, इसको टाइट रखें, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, स्टैंडिंग होके करें। कुछ हमने आपके साथ वेरिएशन शेयर की, डू ट्राई देम आउट और अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे फीमेल्स के साथ, हम बात कर रहे थे सी सेक्शन को कैसे हमने डील करना है, हम बात कर रहे थे कैसे उससे हील करना है और कैसे अपने आप को वापस रीबिल्ड करना है। अब इसके साथ साथ एक और कंसर्न बहुत ज़्यादा हमारे सामने आता है, वो ये होता है कि फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली ये होता है कि मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा। चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है, मीठा, बस कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और बहुत ज़्यादा साइकोटिक किस्म की क्रेविंग होती है। और आई कैन फील दैट क्रेविंग, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जो क्रेविंग थी दुनिया में वो यही थी, मीठे की क्रेविंग। और मुझे बस होता था कि मैं चॉकलेट केक्स खाऊं, मैं कैंडीज़ खाऊं, मैं सब कुछ खाऊं। अब जो मेरे अंदर, अब मुझे ये क्रेविंग नहीं होती और मैंने इसको बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटिजिकली मैंने इसको कर्ब करके, कम करके, अब उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म हो गया। मगर इट वॉज अ प्रोसेस, इट टुक 6 to 8 months। तो ये बात भी आपने मुलाहिजा करनी है कि यूँ करके आप ज़िंदगी नहीं चेंज कर सकते। अगर आप मेरी तरह के इंसान हैं जिसको वक्त लगता है, तो हो सकता है आपको साल लगें अपने मीठे की क्रेविंग को कम करने के लिए। सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? आपको मीठे की क्रेविंग को प्लीज़ उसको रोके ना कि मैं अब क्या करूं। फ्रूट बेहतरीन सोर्स ऑफ मीठा है और हेल्दी सोर्स ऑफ मीठा है। अब ये अक्सर अगर आपको ना ये मीठा कम लग रहा है ना, अगर मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं इस तरह के 3 बाउल खा लूँगी इकट्ठे बैठ के और आपको ये मीठा नहीं मोटा करेगा। ये मीठा, ये वाला मीठा जो फ्रूट्स में से मीठा आता है, वो बेसिकली मल्टीविटामिन्स है और ये नेचुरल शुगर है। और ये आपके स्टमक में और फ्रूट आपके स्टमक में 20 मिनट्स के लिए रहता है और आपके सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके आपकी जो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, उसका जो फाइबर है। सो द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है, द बेस्ट सोर्स ऑफ डिज़र्ट है। सो फ्रूट सबसे बेहतरीन है। अगेन बहुत से लोगों को इससे भी लगता है कि यार अब मेरी क्रेविंग नहीं पूरी हुई, ख़त्म नहीं हुई, तो द बेस्ट इज़, अदर थिंग इज़ खजूर, ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राइड फिग्स अपने पास रखें आप अपने बैग में। और जब भी आपको मीठे की तलब हो, उसको टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करें, खजूर को टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करें। और जिस तरह आप अपनी शुगर की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर सकते हैं। अपनी चाय के अंदर से चीनी को आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीनी की मिकदार कम करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली चीनी को रिप्लेस करें विद द नेचुरल फ्रूट, डिज़र्ट को रिप्लेस करें विद द नेचुरल फ्रूट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने वर्कआउट को लाजमी प्रायोरिटाइज करें ऑन अ डेली बेसिस। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर से आपको एक और शो में वेलकम कहेंगे। अरीबा, ये बताएं कि बच्चों को ये बताना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। हम उनको ये तो बताते हैं कि आपने पढ़ना है, खेलना है, यहाँ जाना है, ऐसे उठना बैठना है, लेकिन ये सलीकामंदी के कपड़े भी किस तरीके से पहनने हैं, आपके किस तरीके के होने चाहिए?
बच्चों के लिए तो ये है ना कि आप उनको पहनाओगे अगली बार तो उनका वेस्ट कोट कहीं और पड़ा होगा। लेकिन अगर आपने उन बच्चों को सिखाना है तो वट आई थिंक द पेरेंट्स का टेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में, कि बच्चे को तो इतनी सेंस होगी नहीं। लेकिन अगर आपने उनको बिल्ड करना है तो व्हेन यू गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि अपने बच्चों को उस वक्त साथ लेके जाएँ, उनको कहीं और खेलने ना दें, उनको बताएं कि हाँ बच्चे दिस इज़ द शलवार कमीज़ वाला रैक, ये टी शर्ट वाला है, ये आपकी जीन्स में इसके साथ ये रख रहा हूँ तो आपके गैलिसेस के साथ क्यूट लगेंगे। तो मतलब आई थिंक इफ यू एजुकेट देम प्रॉपरली टाइम टू टाइम, दे कैन रियली बिल्ड अप देयर पर्सनैलिटी। मतलब शुरू से उनको आहिस्ता आहिस्ता करें तो बहुत ज़रूरी है। किसी तो ये फिलॉसफी तो हर चीज़ में फिक्स होती है ना, कहीं भी आपने कुछ चीज़ सिखानी है बच्चों को तो आप शुरू से उनको बताएंगे, आहिस्ता से रिकॉल करेंगे, ऑब्वियसली बच्चों का। और माँ बाप भी जब उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तभी बच्चे देख के एग्जैक्टली उसको उनको कॉपी देख के तो करेंगे। बहुत ज़्यादा करते हैं वो तो हर चीज़ में। तो हमारे पाकिस्तान की नॉर्मल इन्वायरमेंट में जब देखा जाए कि बच्चे हो गए 3-4, उसके बाद आप लग गए हैं भाग दौड़ में कमाने की और अपनी इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। बस जो मिल रहा है यार, वो कहते हैं ना कि हमें तो जो मिलता है हम पहन लेते हैं। तो ये कैसा है? उनको जैसे पेरेंट्स को अक्सर नॉर्मली लगता है कि हम लोग तो कर रहे थे लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, लेकिन बच्चा अडाप्ट कर रहा होता है। वो 5 ईयर्स से उसका ब्रेन जो है वो सब सीखने लग जाता है, तो तभी उसकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, उसका स्टाइल बनना शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चों को तो आप देख लें कि वो 4 साल का भी होता है तो उसकी अपनी एक चॉइस होती है, वो बताते हैं अपनी प्रेफरेंस कि हमें ये टी शर्ट पहननी है, ये ब्लेज़र पहनना है, ये शूज़ नहीं पहनने। और उसमें पेरेंट्स को भी अपने आप को प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ढीले होते जाते हैं। तो क्योंकि आपका घर का जब माहौल ऐसा होता है तो फिर बच्चों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप सीखते सबसे पहले अपने पेरेंट्स से हैं। बाहर आप अगर वो लेके भी जाएंगे, अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें नहीं तैयार होना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके होता है कि घर में इतना कैजुअल माहौल है, कोई इतना तैयार नहीं हो रहा तो हमें क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है। तो उसको चेंज करने के लिए उनके लिए भी ड्रेसअप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो, उनको प्रॉपर टाइमिंग्स पता हो कि कोई आता है तो आपको रेडी होना चाहिए, कहीं आप जाते हो तो आपको प्रॉपरली ड्रेसअप होना चाहिए। अरीबा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो सुबह उठते हैं और जब आते हैं ऑफिस या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो हर दफ़ा एक ही बात कहते हैं कि यार, और किसी को एक तो तैयार हुआ अगर देख लें तो पूछते हैं कि आज किधर जा रहे हैं आप, ठीक है आज आपने वलीमे पे जाना है, आज शादी पे जाना है, और ख़ुद वो बात ये करते हैं कि मुझे तो सुबह जो मिला था मैंने उठा के पहन लिया। आई पर्सनली रिस्पेक्ट देम सो मच, जो स्पेशली तैयार होते हैं सुबह के, अपने टाइम निकालते हैं जस्ट टू गेट देम। और मैं तो कहती हूँ आपका मूड इससे इतना अच्छा खासा, क्योंकि इफ यू फीलिंग डाउन एंड यू आर टेकिंग आउट योर बेस्ट ड्रेस एंड यू वेयरिंग इट, आपका उसी वक्त मूड एवरीथिंग पूरा आप चेयर अप हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और मुझे एक पॉइंट याद आया था उस वक्त, सॉरी आई कुडंट स्पीक, कि बच्चों के लिए वार्डरोब बहुत ज़रूरी है। आप उनका वार्डरोब ज़रूर बनाएं अलग से, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए कलर चॉइस भी कुछ पेरेंट्स खुद ही से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखना शुरू करते हैं कि उनको कोई स्पेसिफिक कलर्स पसंद है, तो दे वर लाइक कि नहीं अब हर कलर तो ये नहीं लेना ना, कुछ और भी लेना है। तो उसके हवाले से भी बताएं कि बच्चों के लिए कौन से कलर्स होने चाहिए, कौन सा कलर, अगर उनको कोई कलर ज़्यादा पसंद है तो उसके ज़्यादा ड्रेसेस भी ले लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आई थिंक बच्चों को पहले तो आप एक एक कलर का तो बताएंगे ना कि हाँ ये रेड है, ये येलो है, ये वाइट है। एंड आई थिंक कि अगर बच्चा एक कलर पहन के ही इज़ फीलिंग एनर्जेटिक एंड ही इज़ फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन इट, देन डेफिनेटली आई वुड प्रेफर कि आप उनको उस बच्चे को उसमें लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप उसको ड्रेसेस दें। ये नहीं कि एक ही टी शर्ट बार बार लेते रहें, भाई टी शर्ट ले दी अगली बार शलवार कमीज लेके दें, उसके बाद अब कोई और क्यूट उसको अटायर ले दें। वो ये बच्चों की माइंड साइकी ये होती है कि जब उनको उस अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तभी वो आपकी बात सुनते हैं और तभी वो अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब येलो कलर किसी बच्चे को बहुत पसंद है तो आप उसको पहनाएं, लेकिन एग्जैक्टली वेरिएशंस इस तरह हो कि आप स्टाइल्स चेंज करें, फिर हल्के हल्के कलर्स ऐड होते जाएं उसी येलो में, ताकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस आती जाए कि दूसरा कलर भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को शिफ्ट कर सकता है कि अब ये भी कलर अच्छा लग रहा है, उसके दिमाग एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछूंगी कि फैशन ट्रेंड्स जो हैं बहुत क्विकली चेंज होते हैं, आज और है एक हफ्ते बाद कुछ और होगा, तो उनको कैसे मीट किया जाए? मतलब वो जो कपड़े एक हफ्ते पहले लिए थे अब उसका फैशन ही नहीं रहा, तो उसको किसी और चीज़ के साथ मिक्सअप करके। आजकल तो हमारे जो अब जो फैशन चल रहा है वो तो बहुत ही वर्सेटाइल है। आप लॉन्ग शर्ट्स भी पहन रहे हैं, आप शॉर्ट शर्ट्स भी पहन रहे हैं, तो ये है कि आप उन्हें वेस्ट मत करें, आप उनको रिसाइकिल करके आप उनको एक नए डिज़ाइन में कन्वर्ट करके आप उसी शर्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, उसी शर्ट को लॉन्ग कर सकते हैं। एक स्लीव जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर आपकी पुरानी शर्ट है आपको पसंद है तो आप उसके ट्रिम्स भी ले सकते हैं, आप उसकी एम्ब्रॉयडरी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं एक और शर्ट में, एंड देन आप उसके स्टाइल को चेंज
कर सकते हैं उसके टेक्सचर्स को। तो आई वुड से कि पिछलों को वेस्ट करके एक स्टैक बनाने के बजाय आप उनको यूटिलाइज करें और अपनी, क्योंकि उससे फिर अपनी और बहुत सारी नई creative चीजें sense बन रहती जाती है, हैं, नई कुछ चीज़ें ना बन कुछ जाती आप हैं। करते हैं तो कुछ ना कुछ एक अच्छा ही बन जाता है और आपके अपने लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं सुनता हूँ अरीबा जो देखने में आती है कि जी इन कपड़ों में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। ये कौन से कपड़े होते हैं जो खाते हैं और कौन से कपड़े होते हैं कंफर्टेबल? क्योंकि अगर कंफर्टेबल की बात की जाए फिर तो शॉर्ट्स और टी शर्ट सबसे बेस्ट है, हम उसी में बैठ के प्रोग्राम करें। हाँ, तो ये इनसे पूछे ना, ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो ये सबसे पहले तो आपसे सवाल होना अब क्या चाहिए। करें, इतना खर्चा कर लिया, ठीक है, और डिजाइनर ने भी इतनी मेहनत कर ली है, तो फिर I'll actually say polyester और सिंथेटिक से आप थोड़ा दूर रहें। If you are itchy, और स्पेशली बात है कि हमको इतना इल्म भी नहीं है आजकल की आवाम को, you are allergic to certain material, certain cloth, they do not know, they वो समझते हैं बस हाँ शायद कपड़े का मतलब उलझन है, सिलाई सही हुई सीजन हुई ऐसा है, है, कोई चीज़ गिर गई तो इरिटेशन, बट यू आर एलर्जिक टू सर्टन क्लॉथ। आप उस चीज़ को ज़रूर, और स्पेशली मैं कहूँगी अपने बच्चों में ऑब्जर्व करें। अगर बच्चा खारिश कर रहा है बार बार और आप उसको ज़बरदस्ती वही चीज़ पहना रहे हैं, प्लीज़ इस तरह मत करें। हमने तो आप बचपन से ही सुना है कि नए कपड़े हैं, एक दो तो वॉश होंगे, सेट हो वो जाएंगे। कर्फ लगा हुआ था। हाँ, अच्छा, आप ये बताएं कि आपको जबरदस्ती पहनाए फिर किसी ने ये कपड़े, या आपने अपनी मर्जी से नहीं, पहन लिए? मैंने अपनी मर्जी से पहनी है, लेकिन जबरदस्ती उसने बनाया था ये मुझे पहनाने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक और ये भी होता है कि हमारे जो लेबल्स और टैग्स होते हैं वो नहीं पढ़े जाते। नो, हमारे मुल्क में, कल्चर में कोई भी कपड़े आ जाते हैं, आप बस उन्हें पहनते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती क्यों इरिटेट कर रहा है। उसमें हमेशा जो लेबल्स होते हैं उसका बहुत बड़ा मकसद होता है। आपको वो फैब्रिक की टाइप बताता है, आपके उसमें जितनी भी चीज़ें हैं कि वॉशेबल है नहीं है, इरिटेशन होगी कि नहीं, पॉलिएस्टर कितना है, नायलॉन कितना है, उसको रीड करके तो आपको अपने आप में भी पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ इरिटेट कर रही है। तो फिर आप ये तो वो कभी तवज्जो ही नहीं दी किसी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम नॉर्मली काट के फेंक देते हैं, या तो समझते हैं कि ऐसे ही कुछ लिखा होगा, लेकिन वो उससे बहुत branding इंपॉर्टेंट के लिए। रहता है। बहुत ज़्यादा लोगों को उससे भी इरिटेशन शुरू हो जाती है तो वो काट देते हैं कि हाँ। बस ऐसे ही होगा। उसमें बहुत वो इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत वो ज़्यादा होता ही इसलिए था कि आपको होता ही पता है। इसलिए, जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर Well, देते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है वो देखिए, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। इंसान ने जब से होश संभाला है तब से उसकी कोशिश रही है कि वो अपना पैगाम दूसरे इंसानों तक बआसानी पहुंचा सके, और इस पैगाम पहुंचाने के तरीक़ेकार के ऊपर काम होता रहा। इस तरीक़ेकार पे काम होते होते एक वक्त आया कि एक मशहूर ज़माना फिक्शन लिखने वाले मुसन्निफ आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में एक मकाला शाया किया। दैट वाज अ फिक्शन बेस्ड रिसर्च आर्टिकल। यानी उस फिक्शन बेस्ड रिसर्च आर्टिकल में क्लार्क ने ये आइडिया पेश किया कि हम कोई एक ऐसा सैयारा खला में भेज सकते हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन एक मकाम से दूसरे मकाम तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली क्लार्क ने 1945 में जब ये मकाला शाया किया तो उसने दर हकीकत ये आइडिया दिया कि उस वक्त मौजूद, यानी 1945 में मौजूद टेक्नोलॉजीज जैसा कि रेडार, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी है, इन तीनों टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा किया जाए और इन तीनों टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा करके एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि उसके ज़रिए एक सैयारा खला में चला जाए और वहां जाके वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और डिसेमिनेट कर सके बैक टू अर्थ। और दैट वाज एन आइडिया दैट गेव एक्चुअली अ बर्थ टू एन आइडिया ऑफ सैटेलाइट। यस, एन आइडिया दैट चेंज्ड द एंटायर वर्ल्ड। आपको लगता होगा कि हर प्रोग्राम में आके कहता है आइडिया दैट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, तो इसमें कोई मुबालगा या कोई एग्जैजरेशन भी नहीं, हकीकत भी यही है। सो सैटेलाइट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1945 में क्लार्क ने एक आइडिया पेश किया। इस आइडिया के ऊपर यह नहीं कि क्लार्क ही ने सिर्फ सोचा, उस वक्त के बहुत से लोगों ने इस थॉट के ऊपर सोचा कि खला के अंदर कोई चीज़ जाए और वो जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और डिसेमिनेट करे, यानी कुर्राए ज़मीन के एक हिस्से से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और दूसरे हिस्से तक पहुंचाई जाए, या कुर्राए ज़मीन के ऊपर से इंफॉर्मेशन ज़मीन के बारे में ऐसी इकट्ठी की जाए जिससे और साइंटिफिक वर्क जो है उसके अंदर एडवांसमेंट की जा सके।
क्लार्क के इस आइडिया के मुकाबले में बहुत से लोगों का आइडिया था, लेकिन कहा यह जाता है कि सैटेलाइट की डेवलपमेंट और सैटेलाइट के आइडिया और इस इजाद का बानी आर्थर सी क्लार्क ही था। आर्थर सी क्लार्क के इस आइडिया के 12 साल बाद दुनिया का पहला मसनूई सैयारा, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, वो ईजाद कर लिया गया और फिर उसे खला में भेजने के ऊपर काम शुरू हो गया। याद रहे कि उस वक्त की जो टेक्नोलॉजीज थी, जिनमें रॉकेट्स, रडार और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद थे, उनकी मौजूदगी और उनको यकजा करके ही सैटेलाइट का आइडिया खला में भेजा जा सकता था। खैर, 12 साल बाद दुनिया का पहला मसनूई जो सैयारा था वो बना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का पहला मसनूई सैयारा किसने बनाया? जी, 1954 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट, जिसे स्पुतनिक 1 कहते हैं, वो बना डाला। और स्पुतनिक 1, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा कि कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए जो वैक्सीनेशंस बनाई गई, उन वैक्सीनेशन में जहाँ चाइना की वैक्सीनेशंस हैं, यूके और अमेरिका की वैक्सीनेशन है, इसी तरह वहाँ रूस की हमें एक वैक्सीनेशन नज़र आती है और उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। क्योंकि जब स्पेस मुकाबला, स्पेस कंपटीशन शुरू हुआ तो सोवियत यूनियन और अमेरिकन के दरमियान एक सख्त मुकाबला था और उस मुकाबले में बर्तरी किसको हासिल हुई? सोवियत यूनियन को, क्योंकि 1954 में पहला सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने बना डाला और रॉकेट की मदद से उसे खला में भेज दिया। इसी वजह से रशियन वैक्सीन को स्पुतनिक कहा गया। इट्स सॉर्ट ऑफ अ वैक्सीन सुप्रीमेसी दैट्स बीन शोन थ्रू द वैक्सीन के दुनिया में जिस तरह हमने स्पुतनिक 1 के ज़रिए स्पेस मुकाबले और स्पेस कंपटीशन में सबकत हासिल की, तो रूस ने यह साबित किया कि वैक्सीन के अंदर भी वी आर नंबर 1, क्योंकि दर हकीकत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो उस वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया था, बट उसके ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद रशियन सिटीजन्स को वो स्पुतनिक 1 वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी। लेकिन आज का टॉपिक वैक्सीनेशंस नहीं है। द टॉपिक इज सैटेलाइट। यस, सो रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट खला में भेज डाला स्पुतनिक 1 के नाम से। जब अमेरिका को ये खबर हुई, यानी आप ये देखिए कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस सर्विस थी वो ये राज नहीं जान सकी कि रूस, उस वक्त का सोवियत यूनियन, सैटेलाइट के ऊपर कितना एडवांस काम कर चुका है। जब अमेरिका को ये बात पता चली तो अमेरिका ने अपने साइंटिस्ट को कहा कि लेट्स वर्क ऑन एंड लेट्स डेवलप अ सैटेलाइट, एन अमेरिकन सैटेलाइट। और वहाँ वैनगार्ड यानी V3 सैटेलाइट की तैयारी शुरू हुई और अमेरिका ने 3 ही महीनों में वैनगार्ड को तैयार किया, यानी वैनगार्ड नामी सैटेलाइट को तैयार किया, उसे रॉकेट पे प्लेस किया और उसे खला की तरफ भेजा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रॉकेट ने अपना सफ़र खला की तरफ शुरू किया तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रॉकेट फट गया और इस तरह अमेरिका का पहला सैटेलाइट खला में ना पहुंच सका। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोवियत यूनियन ने अपने दूसरे सैटेलाइट के ऊपर काम शुरू कर दिया एंड दैट वाज स्पुतनिक 2, और वो सैटेलाइट स्पुतनिक 1 से ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये बेहतरी सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बेहतरी नहीं थी। स्पुतनिक 2 की एक और ख़ास बात भी थी और वो ये बात थी कि स्पुतनिक 2 वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जिसके अंदर एक जिंदा जिस्म को खला में भेजा गया। आपने नाम सुना होगा लाइका का। यस, लाइका वाज द फर्स्ट फीमेल डॉग जिसे सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 के जरिए और उसके साथ खला में यानी कॉस्मोस में भेजा। और इस तरह सोवियत यूनियन ना सिर्फ अपना पहला सैटेलाइट खला में भेजा बल्कि पहला जानदार जिस्म भी स्पुतनिक 2 के साथ सोवियत यूनियन ने कहाँ भेजा? यस, इनटू द स्पेस। और स्पेस रेस में सोवियत यूनियन proved that they are stronger than the American scientists. वैसे मैं तो कभी-कभी लाइका यानी उस लकी फीमेल डॉग के बारे में सोचता हूँ जिसे क्या पता था कि गलियों में घूमने वाली वो फीमेल डॉग एक दिन सोवियत यूनियन की नेशनल आइकॉन ऑफ स्पेस रेस बन जाएगी। But that's the luck of that female dog, Laika. Anyways, स्पुतनिक 2 जाने के बाद अमेरिका तसल्ली से तो ना बैठा और अमेरिका ने आखिरकार 1958 में अपना पहला सैटेलाइट खला में भेजा और अमेरिका इस तरह सोवियत यूनियन के मुकाबले में स्पेस रेस का जो है वो मुकाबले का या कॉम्पिटिटर जो है वो बन गया। अब
यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ हुआ जब सोवियत यूनियन और यूएस से सैटेलाइट्स खला में चले गए, और वो जो नया दौर था वो था कम्युनिकेशन और सर्विलेंस का नया दौर। यस, जहाँ पे मालूमात इकट्ठी करना सैटेलाइट्स हेल्प कर रहे थे, वहीं पे ये सैटेलाइट्स सर्वेलेंस को भी इम्प्रूव कर चुके थे। सर्वेलेंस से मुराद है मॉनिटरिंग करना। आज तक नाजरीन तकरीबन 8,900 सैटेलाइट्स खला में भेजे जा चुके हैं। ये 8,900 सैटेलाइट भेजने में दुनिया के तकरीबन 40 मुमालिक शरीक रहे हैं। आज के सैटेलाइट मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वेदर फोरकास्ट के लिए भी सैटेलाइट इस वक्त खला में मौजूद हैं, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करने के लिए भी मौजूद हैं। आप अगर बहरी सफ़र पे हैं तो बहरी सफ़र और जितनी ओशियानिक लाइफ है उसको स्टडी करने के लिए भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, जो कम्युनिकेशन के ज़राए नए आए हैं, उनके लिए भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। सो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जो है वो अब बहुत बड़े चंक्स में हमें नजर आता है और बहुत से हिस्सों को कवर करता दिखाई देता है। लेकिन ये सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, जिसके हम विटनेस हैं, जो हमारे सामने हो रहा है और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बस हो रहा है, इस सब होने के पीछे देयर वाज ऑलवेज एन आइडिया। और आज के प्रोग्राम में हमने जिस आइडिया की बात की है वो है द आइडिया ऑफ अ सैटेलाइट दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आज तक के लिए इतना ही। अगले आइडिया तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी वेलकम बैक टू द शो। आते हैं ज़रा शॉपिंग की तरफ। हाँ। अरीबा मुझे ये बताएं कि डिज़ाइनर में और ब्रांड में क्या फ़र्क है? अच्छा, जो ब्रांड्स चला भी रहे हैं, few of them are actually designers, they are, and उनके पास प्रॉपर उन्होंने एजुकेशन की हुई है, so that's why they know कि उनके कस्टमाइज जो स्पेशली क्लोथिंग होती है, they cater the client very well। लेकिन जो आपका एक पब्लिक एक और चीज़ होती है, I'll actually put it here, कि प्रिंट का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। आप जो पहनते हैं कपड़े, ठीक है, एक पूरी टीम उस पर काम कर रही होती है। एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर, जो कि आजकल के आवाम को नहीं पता मैं कि आई वर्क विद प्रिंट्स एंड द क्लॉथ मटेरियल। अगर आपने कोई पहना हुआ है डिज़ाइनर का कपड़ा, ड्रेसिंग पूरी आपकी स्टिचिंग हुई हुई है उसकी, उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है वो किसने बनाया हुआ है? उसके पीछे हम लोग होते हैं। वी डिज़ाइन इट, हमारी क्रिएटिविटी होती है, वी कंपोज इट, उसको बैलेंस करना होता है। उन्होंने फ्लोरा प्रिंट पहना हुआ है अभी, सो वी नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो ये आजकल की जो शॉप्स है ना, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल की मार्केट को देख के उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस लेके आए हुए हैं लोग, कि प्रिंट्स उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, बोल्ड थे, बहुत बड़े बड़े थे, अब थोड़े मिनिमलिस्टिक के बूटियाँ ज़्यादा आना शुरू हो गई देख लें तो चेक भी पहले जिस तरीके से होता था, तो वो आना शुरू हो गया। So I will actually say कि जो मार्केट में बैठे हुए डिज़ाइनर्स एंड द ब्रांड्स, दे आर अ लिटिल रिकग्नाइज्ड, ठीक है, उनके पास अपनी फर्म बन गई है, लेकिन शुरू वो लोग वहीं से ही हुए थे, तो वो यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग आपके लिए इसलिए बैठे हुए हैं ताकि आपको कोई अगर इशू आता है, तो आपको समझ नहीं आ रही इसके साथ कौन सी चीज़ जाएगी, विल लुक गुड ऑन यू, तो वी आर हियर टू एक्चुअली केटर ऑल दोज प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स। शॉपिंग हैक्स की तरफ अगर हम लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? कुछ लोग जाते हैं लेने कुछ और पसंद उन्हें कुछ और आ जाता है, और लेके कुछ और आ जाते हैं, और फिर जब घर आते हैं वो भी पसंद नहीं आता। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। शॉपिंग हैक्स का तो ये है कि जब आप पहले अगर आपने शॉपिंग करनी है, नॉर्मली लड़कियों का यही होता है कि वो बहुत कम परसेंटेज में होती है कि जो अपना माइंड मेकअप बना के जा सकें कि हमने ये चीज़ लेनी है, क्योंकि और स्पेशली हमारे इसमें इतनी वेरिएशंस हैं डिज़ाइंस में कि आप एक चीज़ देखते हो, आपको दूसरा कलर पसंद आने लग जाता है। हाँ। तो उसलिए अगर देखा ये जाए कि अगर आपको जल्दी शॉपिंग करनी है तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ें देखते हो आपको उतनी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, आप उतनी ज़्यादा चीज़ें उठाते हो। तो अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट आप इवेंट के हिसाब से अगर पिक करना शुरू कर दो कि अगर आपने डे वेयर के लिए लेना है या इवनिंग के लिए लेना है, तो आप जल्दी पिक कर सको, ईजी हो जाएगा। आप कैटेगराइज कर दो तो आप उसको जल्दी खरीद सकोगे, क्योंकि डे वेयर और इवनिंग वेयर के लिए थोड़े आपके डिफरेंट कपड़े होते हैं, कलर्स फ़र्क होते हैं, और उसकी वजह से फिर आप क्विक शॉपिंग हो सकती है। उसके साथ आपने फिर अगर जूते मैच करने हैं या आपने बैग्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है।
अगर आप इस तरह के ओकेजन के हिसाब से अगर माइंड मेकअप करके चले जाएं या नॉर्मली भी अगर आप ले रहे हैं तो आप अपनी, ये मैं कहूँगी कि हैक ये है कि आप अपनी पिछली वार्डरोब को याद रख के जाएं, तो आप फिर दूसरे कलर्स चूज करेंगे। क्योंकि अगर आप वो भूले भी होंगे कि आपके पास पहले क्या है तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वही चीज़ उठाएंगे, वही कलर आ रहा होगा, समझ नहीं आ रही होगी, तो आप उसको माइंड में रखें तो फिर आपके पास वेरिएशन ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी होता है कि अच्छा एक दुकान पे गए, कुछ चीज़ पसंद आ गया, लेकिन चलो छोड़ो, पूरे मॉल का चक्कर लगा के वापस आएंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? अब इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के तो कंफ्यूज ही होंगे ना। मैं तो कहूँगी ये कल्चर बन गया कि एक तो स्पेशली फ्रॉम देसी हाउस होल्ड में तो कहूँगी आप जब शर्ट लेके आते हैं चेंज ज़रूर कराने जाते हैं कि वो आर्टिकल चेंज करवाना है हमने, लेकिन वही है कि आजकल इतनी वैरायटी आ गई है तो हम यही कहते हैं मे बी अगली शॉप में ज़्यादा मज़ेदार प्रिंट हो और ज़्यादा मज़ेदार उसकी कलर ज़्यादा अच्छे हों। लेकिन आजकल माशाल्लाह अभी मैं नोट कर रही थी कि अच्छी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, द कलर्स आर गेटिंग वेरी मच प्रिटियर एंड ब्राइटर, तो मुझे उससे काफ़ी खुशी हुई थी। वरना समझ में काफ़ी लोग बिल्कुल लाइट कूल इफेक्ट आता है आपको, आई वुड गो विद दैट। बट अच्छा, एक और आर्ट होती है कपड़े खरीदना, ये क्या कहा जाता है कि एक आर्ट है। तो ये आर्ट कैसे आपको पता चलेगी कि आपने कॉस्ट फ्रेंडली और अपने बजट को देख के उसमें मैनेज करना है और पूरा ड्रेस भी आप ले लें, ठीक है, और उसको मैनेज भी करें? इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ हैव अ लिमिटेड बजट, ज़रूरी नहीं है कि आप रेडीमेड सूट ही उठाएं, बिकॉज ऑब्वियसली एट टाइम्स वो आपके थोड़े बजट से चीज़ एक्सीड कर देती है। चीज़ अच्छी है, आप जाके नॉर्मल आपकी शॉप होती है, आप उससे जाके प्यारा लोकल शॉप जिसे कहते हैं, प्यारा सा खुला कपड़ा लें, उसको खूबसूरत सी लेस लगवाएं, उस पर खूबसूरत डिज़ाइनिंग करें, ठीक है, मोनोटोन्स में चले जाएं, अगर बहुत डिसेंट आपने उसमें करना है 3 पीस बना लें, वही चीज़ आपको उसमें पड़ सकती है और आप अच्छे लग सकते हो। बात वही है कि कैरी कर लें फिर आप उस चीज़ को, और वो हो भी जाता है अगर आप अपनी शौक से और अपनी कॉन्फिडेंट तरीके से आप बना रहे हो। तो ये है कि अगर आपके पास उसमें है एट टाइम्स ये होता है कि जो आपके पास बजट होता है उसमें आप नॉर्मल एक सिंपल शर्ट पीस ले सकते हैं, यू कैन टेक अ 1 पीस, उसके साथ आप दुपट्टा मैच कर सकते हैं, ट्राउज़र मैच कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो आपके पास वो ड्यूरेबल भी आता है और आपके उसमें बजट फ्रेंडली भी है ये चीज़। लेकिन अगर अलग से आपने लेना है, लोकल मार्केट इज़ द बेस्ट। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बाज़ार तो चले जाते हैं लेकिन रेडीमेड इसलिए उठा लेते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें जल्दी से कुछ करना है, तो फैशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं टाइम की वजह से। उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करनी चाहिए चीज़ें? पहले तो ये है कि बहुत से लोग ये होते हैं वाकई जो फ़ैशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना फ़ैशन उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंड होता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी टाइमिंग्स मैनेज करनी। इसका जवाब यही है कि आप पहले अपनी टाइम मैनेज करें। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने कहीं पे भी जाना है, तो आपको उसको अगर आप सिलवा रहे हैं या आप ख़रीद रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली वो डिसेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस कहीं से कुछ भी उठा लें, वो प्रॉपर मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर रहा है तो वो आपकी ड्रेसिंग आपको वो प्रॉपर लगेगा, तो आपको लग रहा होगा कि शायद मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फ़ैशन पे, लेकिन वो एक प्रॉपर 3 पीस या वो 2 पीस या एक प्रॉपर सिलुएट लग रही होगी, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आप बेशक अगर आपने जो भी उठाना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में या उसके पेयर अप करके एक्सेंट्स में वो साथ में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है जो भी हम पहन रहे होते हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि स्पोर्ट्स के लिए हम कुछ और पहनते हैं, डिनर के लिए कुछ और पहनते हैं, अब ये चीज़ बाहर पहन के नहीं जाई जा सकती। तो इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं, हमारे लोगों को नहीं पता ये बेसिक सी चीज़ कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन जो है वही मैटर नहीं करती, तो उन लोगों के लिए कुछ बताएं। ये है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडियोज़ हैं या आप किसी भी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले आपके जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग आपकी होनी ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, उसके बाद आपके फैब्रिक का जो इनके टेक्सटाइल का है, बेसिकली फैब्रिक और मटेरियल जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ पहननी बहुत ज़रूरी होती है। एक तो वो ब्रीदेबल होनी चाहिए, और फिर उसके लिए आपको लाइट फैब्रिक्स आप ज़्यादा यूज़ करें, शेयर फैब्रिक्स भी हों सही हैं, लेकिन मतलब समर्स और विंटर्स का जो एक डिफरेंस है फैब्रिक्स में, मोटा हो पतला हो फैब्रिक, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो उसके हिसाब से जो है आप किसी भी ओकेजन, बाहर हों, आउटडोर के हिसाब से थोड़ा सा एरी रख सकते हैं, इंडोर है तो उसके हिसाब से आप शेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फूडीज़, और फूडीज़ में देखते हैं कि आज क्या मज़ेदार सी डिश पक रही है। पीस ऑफ पिज़्ज़ा। तो गरीबों का ये खाना आखिर दुनिया की फेवरेट तरीन खाने की चीज़ कैसे बनी?
मैं हूं हमजा काजी and you're watching Foodies. Since thousands of years, पिज़्ज़ा अपनी बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में एज अ फ्लैट ब्रेड बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी खाया जा रहा था, जैसे कि रोम, ग्रीस और इजिप्ट। बट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तब हुआ जब लेट 19th सेंचुरी में नेपल्स में एक बंदे ने ख़ास तौर पर एक स्पेशल पिज़्ज़ा तैयार किया। इससे पहले ये पिज़्ज़ा गरीबों का खाना माना जाता था और फ्लैट ब्रेड के ऊपर सिंपल हर्ब्स और ऑयल्स के साथ खाया जाता था। राफेल एस्पेसीतो, ये नाम है फादर ऑफ ऑल पिज़्ज़ास का, और ये टाइटल उसको इसलिए दिया गया क्योंकि एक दिन उसने अपनी क्वीन को खुश करने के लिए एक ख़ास पिज़्ज़ा तैयार किया। उसने ये पिज़्ज़ा तैयार किया इटली के फ्लैग के 3 कलर्स के साथ, यानी कि ग्रीन, रेड और वाइट। ग्रीन फॉर बेसिल, वाइट फॉर मोज़रेला और रेड फॉर टोमेटोज। डज दिस पिज़्ज़ा साउंड फेमिलियर? वेल, इट शुड, क्योंकि ये टाइटल किया गया है द फेमस क्वीन मार्गरीटा के नाम पे, जिसको प्लीज़ करने के लिए राफेल ने ये पिज़्ज़ा तैयार किया। लिटरल मीनिंग में पिज़्ज़ा का मतलब है पाए, और ये पाए चीज़, टोमेटोज, हर्ब्स और एब्सोल्युटली किसी भी टॉपिंग के साथ बनाया जा सकता है। सो ये पिज़्ज़ा आखिर दुनिया भर में कैसे फैला? सबसे पहले ये पिज़्ज़ा इमिग्रेशन के दौरान जब इटालियंस यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर रहे थे तो अपने साथ लेकर गए। दूसरा चैनल, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोल्जर्स अपने मुल्कों में वापस आए तो वो अपने साथ इसकी मेमोरीज लेकर आए, एक एग्जॉटिक खाना जो उन्होंने इस इलाके में खाया था। अब ये गरीबों का खाना एक एग्जॉटिक फॉर्म में शामिल हो गया। ये खाने की चीज़ चेंज होती गई, डिफरेंट वेरिएशंस में आती गई, हर इलाके ने इसको अपने ख़ास तौर पे बनाया। पर अगर आप पीछे वापस जाएं तो मार्गरीटा पिज़्ज़ा दुनिया भर में आज तक फेमस है, जो कि बेसिकली नेपल्स का ओरिजिनल स्टाइल पिज़्ज़ा है। जैसे पिज़्ज़ा के अंदर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसकी स्पेशलिटी है कि आप उसके अंदर एब्सोल्युटली किसी भी टॉपिंग के साथ उसको टॉप कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोज जो हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। पर डो की जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है यीस्ट। यीस्ट जो है वो बेसिकली जो डो है उसको राइज करने में हेल्प करती है। डोज में वेरिएशंस के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो इसको सॉस की वेरिएशंस में भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनली तो ये टोमेटो सॉस में बनता है, बट बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट सॉसेस जैसे कि वाइट सॉस, स्पिनच सॉस या फिर विदाउट एनी सॉस भी खाते हैं। बट पिज़्ज़ा के बारे में सबसे मज़े की चीज़ तो मैंने अभी तक मेंशन ही नहीं की, एंड लिटरली चीज़। पिज़्ज़ा के अंदर डिफरेंट टाइप्स की यूज़ हो सकती है, ऑल्दो कि ये बेसिकली मोज़रेला चीज़ में स्पेशली बनता है। एक फ़न फैक्ट, नुसरत फ़तेह अली खान ने जब गाना गाया तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पिज़्ज़ा। वेल नॉट रियली, जस्ट किडिंग। मज़े की बात यह है कि आप पिज़्ज़ा ऑन द गो खा सकते हैं, और इसी वजह से इसकी बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं वो इसी तौर पे बनी है। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा पॉकेट, पिज़्ज़ा कोन्स, कॉल्जोन्स, इसको आप लिटरली अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं, बट डोंट ट्राई दैट। इसी के साथ साथ आपकी जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फिलिंग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसकी क्रस्ट के अंदर अब चीज़ भी फिल किया जाता है। ओह दैट्स एक्साइटिंग, मोर चीज़ मोर यमी। इसी के साथ साथ हमारी एक लोकल वेरिएशन जो है उसके अंदर इसके अंदर सीख कबाब जो है वो फिल किया जाता है। यार ये पिज़्ज़ा काफ़ी देर से मेरी तरफ देख रहा है, एक वांट्स कि मैं इसको खा लूँ। सो कैन आई हैव दिस नाउ? तो बेसिकली क्रस्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें स्टफ भी कर सकते हैं। मतलब कितनी खूबसूरत खाने की चीज़ है, आप इसके साथ किसी भी तरह क्रिएटिव हो सकते हैं, और इसीलिए दिस इज एब्सोल्युटली वन ऑफ माय फेवरेट्स। पिज़्ज़ा के अराउंड बहुत सारी फूड चेन्स भी जो है वो अब इंटरनेशनली बन चुकी हैं। उनमें से काफ़ी कॉमनली पॉपुलर जो हैं उनमें से एक डोमिनोज़ है, पापा जॉन्स, पिज़्ज़ा हट, और कुछ लोकल मार्केट्स के अंदर जो है वो कुछ चेन्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। The person who found Domino's started his business with just $15 and now it's an empire. So ये गरीबों का खाना turned into an exotic food and किसी की $15 into a multi-billion business. Thank you for coming. I'm gonna finish this
It was good to see you. It's Hamza Qazi signing off. Allah Hafiz. वेलकम बैक जी। अरीबा, टॉपिक को ज़रा कंक्लूड करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी उन तमाम यंगस्टर्स से जो फैशन को फॉलो करते हैं। I'll say कि अच्छी बात है, you should go for it, but keep your ethics, moral values in it when you're Nice. following the trends and settings. क्योंकि हम ये भूल जाते हैं at times, we don't know how to, बिल्कुल। मतलब करते करते ना हम कहते हैं उसने पहना था, let's just go with। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप जब रैम्प वाली जो आपकी मॉडल्स होती हैं उनके कपड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इफ यू वांट टू कैरी देम नॉर्मली, ठीक है। उनको तो मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत मुश्किल से, अगर आपको लगता है ना वो बहुत ईजी होता है कैरी करना, नहीं बिल्कुल भी इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। उनकी जॉब है ये, इट्स वो इसलिए वैसे कह रहे भी अगर आपके स्लिट्स आपकी ड्रेस है, आपका फ्रंट ओपन ड्रेस है, इट्स वेरी हार्ड टू कैरी इट। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ एक हद तक आप उसको देख के चलें कि आप किस जगह जा रहे हैं वो देखें। लेकिन ये चीज़ें सारी मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। आई विल अच्छा इमन, मुझे बताएं कि बिल्कुल एंड हो रहा है, कुछ टिप्स दें इस तरह की लोगों को पता लगे कि क्या चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है और क्या चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को लोगों को बताती है कि आप ये पहनना चाहते हैं, जैसे घड़ी हो गई, जूते अच्छे हो गए, इस तरह की कुछ टिप्स जल्दी से लोगों को दें। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अगर आपने ड्रेसिंग के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहली टिप है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और आपका पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी एनीथिंग। आप जो भी कपड़े पहनते हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, आपकी स्किन का कॉन्फिडेंस, आपका कॉम्प्लेक्शन का, वो बहुत ज़रूरी है। पहले ये होना चाहिए। और दूसरी, अगर जैसे आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो भी चीज़ अगर कोई पहन रहा है तो वो किस तरह चूज़ करें, तो ये होता है कि अगर आपके कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर किसी को पसंद होता है, कोई भी घड़ी होती है या जूते होते हैं, तो उसमें भी बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ घड़ियाँ या सिर्फ जूतों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपकी जो बाकी लुक होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हर चीज़ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फैशन में और आपकी सिलुएट्स में। तो हर चीज़ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया अयमन नदीम, अरीबा अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थी। वेल, एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने तमाम टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट जो एंड में आया था, आप अच्छा तैयार हो जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जितना हो सके अपने हिसाब से कैरी करने की कोशिश कीजिए। वेल, एक और सुबह को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।